नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आइज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ना कोई अरमान रखता हूँ, ना कोई अरमान रखता हूँ और ना कोई फरमान करता हूँ। ना कोई अरमान रखता हूँ, ना कोई फरमान करता हूँ। तहजीब से सुनो, तहजीब से सुनो तो सुनने वाले का दिलो जान से सम्मान करता हूँ। आइए दोस्तों, मैं एसएससी की जो श्रृंखला मैंने स्टार्ट की थी वो थ्योरी की क्लास मैं लेकर के आया हूँ। और थ्योरी की क्लास में जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था वो पहला ही चैप्टर एसएसटी का है और 10th क्लास वालों का। तो ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये पहला चैप्टर है यूरोप का राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसमें मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए थे। जैसा कि मैंने पहला कह रहा था कि नेपोलियन कौन था, उसके प्रशासनिक सुधार उसने क्या क्या किए। उसी के साथ में मैं अगला जो क्वेश्चन लेकर के आया हूं वो क्वेश्चन है कि वियना की संधि क्या थी। वियना की संधि क्या थी, उसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करिए। तो आप लोगों को बता दें कि जो नेपोलियन बोनापार्ट की जो युद्ध वाटरलू का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में नेपोलियन की बहुत बुरी तरीके से क्या होती है, पराजय होती है। नेपोलियन बोनापार्ट की जो 1815 के युद्ध में वाटरलू के मैदान में जो इसकी पराजय होती है, उसके बाद में इसे क्या भेज दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। जेल में इसकी 1822 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो वियना की संधि क्या थी, उसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि ये वियना की संधि क्या थी। वियना की संधि, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वियना की संधि कब हुई। तो वियना की जो संधि हुई वो हुई थी 1815 में। कब हुई थी? 1815 में। किस युद्ध के उपरांत होती है? तो ये युद्ध होता है वाटरलू, वाटरलू के युद्ध उपरांत। वाटरलू के युद्ध के उपरांत ये युद्ध संधि होती है। और इस युद्ध में किन किन देशों ने भाग लिया? तो इस युद्ध में एक तो था अपना ब्रिटेन, उसके साथ साथ में कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया। उसके बाद में कौन था? ऑस्ट्रिया के बाद में जो था वो था रूस। उसके बाद था प्रासा। 4 देश थे। 4 देशों ने मिलकर के फ्रांस पर आक्रमण किया था। और फ्रांस पर आक्रमण किया था कब? 1815 में। याद रखना, इन 4 देशों ने मिलकर के कहां पर किया था? फ्रांस पर आक्रमण किया था। फ्रांस पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1815 में। और किस मैदान में? वाटरलू के मैदान में युद्ध किया था। और 4 देशों ने मिलकर के फ्रांस के जो शासक थे जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट था, उसे बुरी तरीके से पराजित किया। और पराजित होने के बाद में उसे बंदी बनाया गया। और बंदी बना करके उसे क्या किया? जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के बाद में उसकी 1822 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और नेपोलियन बोनापार्ट की कब हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में जो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था, क्या था? ऑस्ट्रिया के चांसलर, उस चांसलर का नाम था मेटरनिख। क्या था? मेटरनिख। इसने क्या किया था? वियना की संधि को क्या किया था? नेतृत्व। वियना की संधि का मेटरनिख ने वियना की संधि का नेतृत्व किया। और वियना की संधि का नेतृत्व किया और कहा कि अब जो है
फ्रांस इन नियमों के आधार पर, इन संधि के आधार पर क्या करेगा, काम करेगा दोस्तों। तो इसके क्या क्या उद्देश्य रहे इस पर भी चर्चा कर लिया जाए कि आपको फिर से बता दें कि वियना की संधि कब होती है। और ये यूपी बोर्ड एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये अक्सर कर एग्जाम में यूपी बोर्ड 10th क्लास वालों को एसएसटी में अक्सर कर पूछा जाता है कि वियना की संधि क्या है, इसके क्या उद्देश्य रहे, ये संधि क्यों की गई, इसके बारे में बहुत सारी वर्णात्मक फर्स्ट और वर्णात्मक सेकंड यानी कि लॉन्ग और अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों ही टाइप के पूछे जाते हैं। और बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है कि वियना की संधि का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मीटरनिच के द्वारा किया गया। पूछा जाता है कि 1815 ईस्वी में वाटरलू के मैदान में बुरी तरीके से किसकी हार होती है, तो नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है। और पूछा जाता है कि वाटरलू का युद्ध किन किन देशों के बीच में होता है, तो आपको याद हो कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रासा, इनके बीच में ये एक संयुक्त सेना किसके साथ में युद्ध करती है, फ्रांस का चांसलर जो था नेपोलियन बोनापार्ट। कई तरीके से अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वर्णात्मक फर्स्ट, वर्णात्मक सेकंड, कई टाइप के क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। लेकिन वियना की संधि कैसे, अब इसके उद्देश्यों की चर्चा कर लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या थे। जो संधि में जो शर्तें रखी गई, या पूछ लिया जाए कि वियना की संधि में ऑस्ट्रिया के चांसलर द्वारा या ब्रिटेन के जितने भी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस और प्रासा, इन लोगों ने मिलकर के कौन से शर्तें रखी, इस टाइप से भी पूछा जा सकता कि वियना की संधि में क्या शर्तें रखी गई या वियना की संधि के क्या उद्देश्य रहे। तो इसका डाल लेते हैं उद्देश्य। क्या था उद्देश्य, तो इसमें पहला जो उद्देश्य था कि इसने कहा कि अब हम क्या करते हैं कि जो बोरबॉन का जो शासक था यानी कि लुई 16, वो जो फ्रांस का शासक था, 1789 में जो क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति होती है, उसमें जो शासक को हटा दिया जाता है। उसके बाद में जो शासक होता है कि उसी वंश का कोई एक क्या होगा, फ्रांस का सत्ता पर बैठेगा। तो क्या होगा, फ्रांस की सत्ता पर बोरबॉन के वंश का शासक बनाया जाएगा, या ये कह लीजिए कि बोरबॉन वंश का शासक जो बनाया जाएगा वो क्या होगा कि इसका मतलब है फिर से राजतंत्र प्रारंभ होगा। वहीं पर दूसरी बात इस शर्त में क्या रखी गई है कि फ्रांस की सीमा पर कई सारे छोटे छोटे राज्यों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, कई सारे राज्य बनाए जाएंगे। और इसका क्या उद्देश्य था कि कई सारे फ्रांस की सीमा पर, ये लिख लो, दूसरा पॉइंट क्या उसका उद्देश्य था कि फ्रांस की सीमा पर छोटे छोटे प्रांत, छोटे छोटे क्या होगा, प्रांत या कई राज्य बनाए जाएंगे, समझे, जिससे क्या होगा कि फ्रांस अपनी सीमा को क्या करे, आगे ना इंक्रीज करे, आगे ना बढ़ा पाए। ये दूसरी बात इसमें निकल के आती है। और तीसरी बात निकल के आती है कि कोई भी राजा, कोई भी व्यक्ति यानी कि जनता, वहां की जो पब्लिक है, कोई भी राजा की आलोचना नहीं करेगा। यानी तीसरी बात निकल के आती है कि वहां की जनता किसी भी प्रकार की राजा की आलोचना नहीं करेगा। इसका मतलब है कि राजा जो भी कुछ करे जनता के विरुद्ध, वहां के निवासियों के विरुद्ध, तो आप उसकी क्या कर सकते, आलोचना नहीं कर सकते। उसके साथ साथ में उसी में कहा गया कि अखबार हो या मीडिया हो या किसी भी कोई भी व्यक्ति होगा, यानी कि
नाटक हो, किताबें हो, किसी भी प्रकार से आप उसकी आप सिर्फ जनता आलोचना नहीं कर सकती है, उसके साथ साथ में आप किसी भी राजा के खिलाफ किताबों में या उसके विरुद्ध नाटकों में या व्यंगों में किसी भी प्रकार उसकी आलोचना नहीं कर सकते। ये बात निकल के आई। पहले क्या हमने बताई कि आप जो सत्ता है, जो बोरबोन के जो शासक थे, राजवंश था जो लुई 16 का था, वो दोबारा उसी वंश का एक शासक बनाया जाएगा। समझे। अब दूसरी बात निकल के आई कि सीमा में ज़्यादा इंक्रीज ना किया जाए तो आज छोटे छोटे प्रांतों का निर्माण कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ में कि आप राजा की किसी भी प्रकार से आप आलोचना नहीं कर सकते हैं, ये बात कही गई इस शर्त के अनुसार। ठीक। और इसका मतलब है कि फिर से राजतंत्र की बहाल किया, यानी कि राजतंत्र यानी कि जनता का जो लोकतंत्र था, जो नेपोलियन ने लोकतंत्र का निर्माण किया था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और फिर से राजतंत्र को प्रारंभ कर दिया जाता है दोस्तों। उसी के साथ साथ में अगला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है मेटरनिख युग क्या था। मेटरनिख युग क्या था, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन डाल लीजिए आप लोग कि मेटरनिख युग क्या था। ये मेटरनिख वही था जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था। वियना की जो संधि हुई थी उसी संधि में इसने नेतृत्व किया था, यानी कि जो संधि का जो खाका तैयार किया गया था, वो खाका किसके द्वारा तैयार किया गया था, जो नींव रखी गई थी या जिसका लीड रोल निभाया था, जो सारे शर्तें बनाई गई थी, वो किसकी देखरेख में बनाई गई थी, वो मेटरनिख युग यानी मेटरनिख जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था उसी के द्वारा की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का चौथा कि मेटरनिख युग क्या था। तो पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि मेटरनिख कौन था। तो मेटरनिख क्या था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था, जिसने 1815 ईस्वी में वियना की संधि का नेतृत्व किया दोस्तों। 1815 की वियना संधि में जो 4 देशों ने भाग लिया था, जो 4 देश मिलकर के लड़े थे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रूस और प्रासा, इन चारों देशों ने मिलकर के जो युद्ध नेपोलियन के साथ में किया था वाटरलू के मैदान में 1815 में, उसी का परिणाम क्या है, वियना की संधि। तो ये संधि 1815 यानी कि वियना की संधि का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, मेटरनिख युग के द्वारा। और मेटरनिख युग का मतलब है कि ये 1815 से 1848 ईस्वी तक, 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन रहा, मेटरनिख रहा दोस्तों। इसी के साथ साथ में और ये 1848 में इस युग का यानी मेटरनिख युग का क्या हो जाता, अंत हो जाता है। और साथ साथ में ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो अपने कार्यों के लिए हमेशा के लिए जाना गया कि मेटरनिख कौन था। उसका एक अपना कार्यकाल रहा और उस कार्यकाल में उसने बहुत सारे ऐसे अमेजिंग कार्य किए जिससे आज मेटरनिख को जाना जाता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था, जिसने वियना की संधि में नेपोलियन बोनापार्ट को बहुत बुरी तरीके से मात दी और अपनी शर्तों के आधार पर, वियना की संधि में शर्तों के आधार पर उसे विवश कर दिया कि आपको ये शर्तें माननी ही पड़ेंगी।
उसी के साथ साथ में अब आपको अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ऑटोमन बिस्मार्क कौन था। यह बड़ा ही कमाल का व्यक्ति था। आप लोगों को बता दें कि ऑटोमन बिस्मार्क, जैसा कि आप लोगों को कमेंट में आप लोग बताएंगे, अक्सर कर हम अपनी क्लासों में बताते रहते हैं कि ऑटोमन बिस्मार्क यानी कि भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं। ये दोस्तों कमेंट में जरूर आप लोग बताइए कि बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, कि ऑटोमन बिस्मार्क कौन था और इसे जर्मनी को एकीकरण करने में इसका क्या अहम रोल रहा था दोस्तों। तो आज अगला क्वेश्चन डाल लेते हैं। 5वां क्वेश्चन होगा वर्णनात्मक में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी देश का एकीकरण कैसे किया जाए, ये कला जो, ये हुनर, ये नेतृत्व, ये जो कूटनीति, ये राजनीति, ये सारी कलाएं जो हैं वो ऑटोमन बिस्मार्क के द्वारा ही हम लोगों को सिखाई गई कि कैसे कैसे छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे प्रांतों को एक साथ संयुक्त रूप से, यानी कि आपने कहावत सुनी होगी कि एक लकड़ी को हर कोई व्यक्ति तोड़ सकता है, मगर अगर लकड़ी के गट्ठल को बना दिया जाए तो नहीं तोड़ा जा सकता। इसी विचारधारा को ऑटोमन बिस्मार्क ने रखा और कहा कि अगर सारे देश यानी छोटे छोटे प्रांत, अगर ऑस्ट्रिया के यानी कि जर्मनी के सारे छोटे छोटे प्रांत एक मिलकर के एक संयुक्त देश बनाएंगे तो देश सुरक्षित रहेगा और देश संगठित रहेगा। और अगर छोटे छोटे भागों में बंट करके रहोगे, जैसे एक परिवार में छोटे छोटे टुकड़े बन करके रहते हैं, तो कोई भी देश, कोई भी परिवार दूसरे परिवार से वो अटैक कर देता है। जब पूरा संयुक्त परिवार रहता है तो एक दूसरे पर अटैक नहीं कर पाता है, उसे तोड़ नहीं पाता है। इसी तरीके से आप लोगों को बता दें कि अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमन बिस्मार्क के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, डाल लेना बेटा। 5वां क्वेश्चन है ऑटोमन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। ऑटोमन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ऑटोमन बिस्मार्क का जन्म जो होता है 1 अप्रैल 1815 को होता है। इसका आंसर क्या होगा कि ऑटोमन बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 यानी कि 1 अप्रैल 1815 को होता है। और ये ब्रेडनबर्ग के कुलीन परिवार में होता है। जर्मनी का था, ब्रेडनबर्ग के एक कुलीन का मतलब होता है कि एक अमीर ठीक ठाक घर का लड़का है। कुलीन का मतलब होता है कि संपन्न परिवार का था, गरीब घर का नहीं था। तो कुलीन परिवार में हुआ था। और जर्मनी के राजा उस समय हुआ करते थे विलियम प्रथम। उस समय जब इसका कार्यकाल था, उसी समय क्या था कि विलियम प्रथम जर्मनी का शासक था। और जब इसका जन्म हुआ, जन्म के बाद में जैसे ही ये संपन्न हुआ, थोड़ा जानकार हुआ, तो उस समय जर्मनी का जो शासक हुआ करता था जिसका नाम था विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम ने जो शासक हुआ वो कब हुआ, तो ये भी याद रखना कि विलियम प्रथम 1862 में ये जब गद्दी पर बैठा शासक था, उसी समय क्या किया गया, प्रासा का राज जो प्रासा था, प्रासा का जो प्रधानमंत्री बनाया गया, वो बनाया गया बिस्मार्क को। क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, बिस्मार्क को बनाया जाता है। और बिस्मार्क को जिम्मेदारी दी जाती है कि जर्मनी के छोटे छोटे जो टुकड़े बटे हुए हैं उनको किस तरीके से एकीकरण किया जाए और किस तरीके से आपस में मिलाया जाए। तो वहां पर क्या किया गया, इसने अपनी कूटनीति के माध्यम से, इसने प्रधानमंत्री जब इसे बना दिया गया, उसके बाद में इसने कूटनीति, जानते हो, कूटनीति के माध्यम से
से। इसके लिए कहावत बड़ी फेमस है कि ये ऐसा कलाकार व्यक्ति था, अगर एक साथ 5 गेंदों को आसमान में उछाल देता था तो किसी भी गेंद को जमीन में नहीं गिरने देता था। और पूरी सृष्टि विश्व में जितने भी देश थे वो सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, मगर इस कलाकार व्यक्ति ने उन सभी देशों की परवाह बिना करते हुए और आपस में जर्मनी को छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा किया और एक जर्मनी राष्ट्र का और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर दिया। इस व्यक्ति ने बड़ा ही कलाकार व्यक्ति था। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ में इसे जब ये गद्दी पर बैठना यानी प्रधानमंत्री बना, अपनी कूटनीति की बदौलत से इसने जर्मनी का क्या किया, एकीकरण किया। और उसका यानी कि तभी इसको कहा जाता, क्योंकि अगर कोई भी शासक हो या प्रधान कोई भी व्यक्ति हो, अगर जो उस आंदोलन का या उसका नेतृत्व करता है, उसी को उस जर्मनी का क्या किया कहा जाए, उसी का क्या उसको श्रेय दिया जाता है। यानी कि जो जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था वो ऑटोमन बिस्मार्क था। और ऑटोमन बिस्मार्क ने किन किन नीतियों का अनुसरण किया, उस व्यक्ति ने लौ और रक्त की नीति का अनुसरण किया था। इसने जो नीति अपनाई, नीति ये थी रक्त एवं लौ। अगर मध्यकालीन भारत को पढ़ोगे तो लौ एवं रक्त एवं लौ की नीति अपनाने वाला व्यक्ति बलमन था, और इसने भी रक्त एवं लौ की नीति का अनुसरण किया। और अनुसरण करने के बाद में इसने कई सारे जो छोटे छोटे देश या प्रांत कह लीजिए ये आपस में लड़ रहे थे, उनको दरकिनार करते, उन्हें पराजित करते हुए, जैसे आप कह लीजिए कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये क्या थे, तीनों युद्धों में प्रासा की क्या हो जाती है, यानी 3 युद्ध किए जाते हैं। एक ऑस्ट्रिया से होता, किससे होता, एक होता है ऑस्ट्रिया से, एक होता है फ्रांस से, एक होता है ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क से। डेनमार्क इन सभी से क्या करता है, ये प्रासा क्या हो जाता है, जीत जाता है। और प्रासा जब जीत जाता है तो क्या हो जाता है कि संपूर्ण जर्मनी को जो छोटे छोटे हिस्सों में बटा था वो सभी को क्या कर लेता है, एक धागे में पिरो देता है और जर्मनी का क्या करता है, एकीकरण कर देता है। इसी कारण क्या कहा जाता है कि ऑटोमन बिस्मार्क को क्या कहा जाता है, जर्मनी का एकीकरण का जनक, जर्मनी के एकीकरण का जनक। दोस्तों ये आज की वीडियो में मैंने जो 3 क्वेश्चनों को आपके बीच में डिस्कस किया। दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। अरे दोस्तों, अगर इस वीडियो को जो बनाया मैंने ये आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर ही लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट करना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट आप लोगों के जो मिलते हैं उससे हम लोगों को मोटिवेट मिलता है। क्योंकि हमारी टीम सभी मिलकर के जितने भी आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, सभी लोग रात दिन आपके लिए मेहनत करते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो हम लोगों को पसंद आए तो ज़रूर ही आप लोग अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। Thanks for watching.